Hello everyone, welcome to GeoIS. Today we will be covering a very important topic of our syllabus which is known as fundamental duties. Now to highlight to you what are the topics that we've already covered. So we've already covered fundamental rights, okay. Then we have covered the directive principles of state policy, the DPSP, alright. And what I want you to do is I want you to go through these two topics before you start off with the fundamental rights, alright. So please make sure that you're having a look at all the previous documents before watching fundamental duties. Now let us straight away jump into the topic. अब देखिए 25 जून 1975 को इंडिया में लगा था इंटरनल इमरजेंसी, राइट. वी हैड इंटरनल इमरजेंसी imposed in India, ओके. अब ये जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया में, that was done by the then Prime Minister who was known as Madam Indira Gandhi. And Madam Indira Gandhi ने अंडर द इंटरनल इमरजेंसी एक और एक्ट लगाया था. दिस इज नोन एज द मीसा एक्ट, ठीक है. सो द मीसा एक्ट 1971 में मीसा एक्ट बनाया गया था जिसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये बनाया था, इंदिरा गांधी पार्लियामेंट ने ये बनाया था और ये बनाया गया था ताकि इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसे अच्छी तरीके से वो कर पाए. तो यार जब ये 1971 में आया, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मैडम तो 1975 के टाइम पर हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं. 1975 के वक्त इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इवन तो ये लॉ लगाया गया था 1971 में, करेक्ट, बट इसे इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका 1975 में ही मिला था. तो 1975 ने प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया इंडिया में. 1975 में इंडिया ने पूरे इंडिया पे आपके प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया और इस इमरजेंसी के अंडर जितने फंडामेंटल राइट्स मैंने आज तक आपको बताया है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सस्पेंड कर दिए गए, राइट. अब आपको याद होगा हमने क्लॉज के बारे में बात किया था जब हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे, विच वाज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट. ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो मेजर्स है ये आपके दिए गए थे मीसा एक्ट के अंदर. अब मीसा एक्ट जो आया था, जैसे ही आपका इंटरनल इमरजेंसी लगता है, जितने भी हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स थे सारे के सारे जो थे ऑल ऑफ देम वर अरेस्टेड. सारे के सारे को एकदम बुरी तरह से अरेस्ट कर दिया गया और यू नो टेक्निकली इंडिया में कोई बचा ही नहीं था. तो मीसा एक्ट का जो कहर था या मीसा एक्ट का जो टेरर था वो लोगों के दिल में बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था. तो जितने भी प्रेस के मेंबर्स थे, ऑपोजिशन मेंबर्स थे, प्रेस के मेंबर्स थे, सारे के सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, करेक्ट. मीसा एक्ट के तहत इतना डर हो गया इंडिया में, इतना डर हो गया कि सारे के सारे लोग डर चुके थे कि अब कुछ भी कर देंगे वैसे ही हमें अरेस्ट हो जाएंगे. सो इन अदर वर्ड्स it was a complete violation of fundamental rights, correct. And you know one of the very important characters who we known as Lalu Prasad Yadav, he was also arrested over here, correct. And you know just because उनकी बेटी आके इसी टाइम पे पैदा हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा यादव रख दिया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. तो देखिए शुरू में जब ये 1975 26 जून को लगा तो ये इमरजेंसी करती चली गई 21 मार्च 1977 तक. तो ऐसा इंडिया का जो ट्रेंड है कि नए में सब लोग इससे डरते थे बट धीरे धीरे सब इसकी तरह इनको आदत हो गया और एक टाइम के बाद क्या हो गया, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए. तो लोगों ने बोला बहुत ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गया, बहुत दिन हो गया है, अब कितने दिन तक आप फंडामेंटल राइट्स लेके रहेंगे, करेक्ट. तो अब इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अब प्रेशर बन चुका था. तो अब मैडम इंदिरा गांधी जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया. उन्हें बोला गया कि भाई आप इसे किसी तरह हटाओ. तो मैडम इंदिरा गांधी जी हो गई दुखी. इंदिरा गांधी जी ने बोला कि भाई अब उनका कोई मूड ही नहीं था फंडामेंटल राइट्स देने का. तो उन्होंने बोला ठीक है मैं क्या करूं. तो शी वेंट टू वन ऑफ हर कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो उनके इस कैबिनेट मिनिस्टर का नाम था सरदार स्वरण सिंह, ओके. और उन्होंने स्वरण सिंह को बोला, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को बोला कि देखिए
आपको जो है ना हमारे सिटीजन्स को देना है व्हाट इज नोन एज रिमाइंडर्स। आपको ये रिमाइंडर्स बनाना है कि ये जो लोग बार बार सिटीजन्स मांगे जा रहे हैं राइट्स, इन्हें हम रिमाइंडर्स देंगे कि ये मत भूलो कि हम तुम्हें फंडामेंटल राइट्स तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपका भी तो कोई ड्यूटी बनता है अपने देश की तरफ। और ये जो ड्यूटीज है ये दिया गया इंडियन सिटीजन्स को इन प्लेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। करेक्ट। आपको इन ड्यूटीज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको इन ड्यूटीज को निभाना है, एंड एज ड्यूटीज ये हम डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और इनके आगे हम नाम डालेंगे फंडामेंटल, यानी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस अ फंडामेंट। एग्जैक्टली। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, right? Part 4A of the Constitution, and it inserted Article 51 capital A, capital A, capital A. अब देखिए, अब इसे फिर से अगर मैं छोटा तरीके से आपके लिए समझ, तो मैडम इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण सिंह कमेटी के हेल्प से, राइट, स्वर्ण सिंह कमेटी के हेल्प से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो पार्ट 4A ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इंसर्ट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 कैपिटल ए। यहां तक आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस 8 फंडामेंटल राइट्स थे, और फाइनली ऐसे 10 फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थे जो डाले गए थे। अब और एक सवाल, मैडम फंडामेंटल जो वर्ड था आपने इसके पहले राइट्स के केस में यूज किया है, तो इसका मतलब क्या ये है कि ये जो मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी आपके जस्टिशिएबल होंगे? क्या वो भी ऐसे राइट्स होंगे जो हम कोर्ट्स में जाकर दिखाएंगे कि हाँ भाई ये जो हमारे हैं हम कोर्ट्स में जाकर भी इसे दिखा सकते हैं? तो इंदिरा गांधी जी ने बोला नहीं मैम, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन ना लो। ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी कि इनके एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते। तो हम लोग बड़े खुश हो गए, राइट, हम लोग बड़े खुश हो गए। हम लोग बोले चलो भाई बस ऐसे ही उन्होंने डाला है कि भाई ठीक है हम आपको फंडामेंटल राइट्स तो दे रहे हैं बट इसकी जगह आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देना है, राइट। तो हम बड़े खुश हो गए। तो हमने इंदिरा गांधी जी से पूछा कि मैडम ये बताइए कि सिंस आप फंडामेंटल ड्यूटीज ला रही हैं तो ये कहाँ से ला रही हैं? तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि भाई ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हमने अडेप्ट किया है वो हमने अडेप्ट किया है जापान से। हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं जापान से, ऑलराइट। तो अब मैडम फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो था कहाँ से? ये हमने जापान से लिया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नहीं है, यानी यू विल नॉट फाइंड एनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन एनी डेमोक्रेसी लाइक द ब्रिटेन, लाइक अमेरिका, ऐसा कोई कंट्री में आप नहीं देखोगे। आप ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो ट्रेंड है ना वो आप यूजुअली सिर्फ आपके कम्युनिस्ट कंट्रीज, राइट, या तो आप कम्युनिस्ट कंट्रीज में देखेंगे या तो आप सोशलिस्ट कंट्रीज में देखेंगे। एंड 1970s के टाइम पे कौन से सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे दुनिया में? उस वक्त पे इफ यू रिमेंबर वी हैड वेरी फ्यू सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थे वो उस जमाने के थे यूएसएसआर, करेक्ट, वी हैड यूएसएसआर, वी हैड यूगोस्लाविया। तो उस जमाने में अगर आपको लगता है इफ यू रिमेंबर ऑल्सो कि भाई जो इंदिरा गांधी थी शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टिल्ट टुवर्ड्स यूएसएसआर, रशिया की तरफ उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिल्ट था। शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टिल्ट टुवर्ड्स द सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए अगर आपको याद है तो शी हैड इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सोशलिस्ट इन आवर प्रीएम्बल। सबको याद होगा ये वर्ड कि भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स डाले गए थे, एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटेग्रिटी। और सोशलिस्ट का मतलब क्या था वो हमारे प्रीएम्बल में डाला गया था, करेक्ट। उसके बाद हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डाला गया था? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने एक फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट किया था, करेक्ट। फिर हमने इंसर्ट किया था आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, राइट, जो हमारे ट्रेड यूनियंस का काम करता है। और उसके बाद हमने आर्टिकल 39A डाला था, हमने आर्टिकल 39A डाला था।
तो ये जो हम आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, फिर आर्टिकल 43, आर्टिकल 51A डाला था, ये सारे के सारे वो सोशलिस्ट टिल्ट को दिखाते हैं जो इंडिया का उस जमाने में था। सो इंदिरा गांधी जी ने इसे लॉन्च तो किया था, बट उनका दिमाग और जो माइंडसेट था वो कंप्लीटली एक सोशलिस्टिक बेंट का था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ सोशलिस्टिक टिल्ट ऑफ इंदिरा गांधी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो अब देखिए हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, करेक्ट, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे दे वर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, करेक्ट। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं दे आर नॉन जस्टिशिएबल नेचर, यानी इन्हें एनफोर्स करने के लिए आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते, राइट। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे दे वर रिमाइंडर्स टू द स्टेट। क्या थे ये? दे वर रिमाइंडर्स टू द स्टेट कि स्टेट आपका ये काम है कि आप अपने अपने सिटीजन्स को यू हैव टू गिव देम व्हाट इज नोन एज फंडामेंटल राइट्स। यू हैव टू गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू देम। आपको ऐसे राइट्स बनाने हैं जो आपके सिटीजन्स के वेलफेयर का काम करता है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि जैसे हम अपने सिटीजन्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू गारंटी कर रहे हैं कि हम आपको फंडामेंटल राइट्स देंगे, उसी तरीके से हमारे सिटीजन्स को भी अपने स्टेट की तरफ यानी कि अपने गवर्नमेंट की तरफ एक तरह का रिमाइंडर हमें देना होगा। और ये जो रिमाइंडर होगा ये रहेगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, अब आप बोलेंगे ओके मैम, तो सरदार स्वरण सिंह ने क्या किया है? सरदार स्वरण सिंह ने आपका सरदार स्वरण सिंह ने आपके 10 उस जमाने में भी है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में जो लिखे गए थे। तो क्या हमारे पास और भी फंडामेंटल ड्यूटीज है? और क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट फ्यूचर में बढ़ा सकता है? एब्सोल्युटली यस। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर कंप्लीटली अमेंडेबल, दे आर कंप्लीटली अमेंडेबल बाय नेचर, करेक्ट। ये जो है, अगर आपको आई गिव यू एन एग्जांपल कि कब ये लास्ट अमेंड हुए हैं, आप लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप लोगों को याद होगा, करेक्ट। ये वही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने आर्टिकल 21A, राइट, यानी कि राइट टू एजुकेशन डाला था हमारे 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 बुक्स में राइट टू एजुकेशन डाला था। इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। तो इन थोड़ी देर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। ऑलराइट, देखिए, लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट द लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े प्यार से लिखा गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आराम से इसे देखिए। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ओके। बी, to cherish the noble ideas which inspire our national struggle for freedom. C, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. D, to defend the country and render national service when called upon to do so. E, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. फिर आता है to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes and wildlife, and to have compassion for living creatures. Now to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Then to safeguard public property and to abjure violence. Finally, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to high levels of endeavor and achievement. Correct? और finally, जो हमारा 11th वाला है, to provide opportunities or education by the parent, the guardian, to his child or a ward between the age of 6 to 14 years as the case may be. बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, काफी इजी लग रहा है, करेक्ट। बट एक चीज याद करो गाइस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत बार एक वर्ड बोला है। हमारा जो लॉ है
दैट इज आइदर व्हाइट आइदर ब्लैक। लॉ में कोई कलर्स नहीं होते, इसीलिए आप यूजुअली नोटिस करते होंगे कि मैं जितने भी आपको पीपीटीज देती हूँ, जितने भी आपको स्लाइड्स देती हूँ, वो सारे के सारे यूजुअली या तो ब्लैक में होते हैं या तो व्हाइट में होते हैं। कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि मैडम बड़ा बोरिंग स्लाइड्स दे रही है, लेकिन अगर अब आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। डू यू सी दिस, कि मैंने रेड एंड ब्लैक में किया है। अब चलो मैं आपको एक कोड बताती हूँ। डू यू नोटिस ऑल दिस? जितनी भी वंस मैंने रेड में मार्क किया है, याद रखना ये जो है दे गिव यू द डेंजर सिंबल्स। सो ए सी ई, ओके, ए सी ई जी आई, ठीक है, ए सी ई जी आई एंड के, ये जो सारे हैं सारे डेंजर सिग्नल्स हैं। मैडम कैसे डेंजर सिग्नल है, चलिए आपको समझाती हूँ। फर्स्ट थिंग, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and to respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। भाई अगर आपने बाय द वे किसी तरीके से मेरे इंडिया का या मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट किया या मेरे नेशनल फ्लैग के खिलाफ अगर आपने कुछ भी बोला, तो मैं आपके ऊपर लगाऊंगी द नेशनल ऑनर एक्ट। थ्रू द नेशनल ऑनर एक्ट मैं आपके ऊपर लगाऊंगी द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। और इस फ्लैग कोड से, राइट, मैं आपको मैंडेटरी कर दूंगी, आई विल मेक इट मैंडेटरी फॉर यू कि आप हमारे फ्लैग को रिस्पेक्ट करो। करेक्ट? अगर बाय द वे मैं ये देखूंगी कि इंडिया के यूनिटी को, इंडिया के सोवरेनिटी को या इंडिया की इंटेग्रिटी को आप इफेक्ट कर रहे हो, इंडिया की एकताई को इफेक्ट कर रहे हो, आप कुछ हमें गलत बोल रहे हो, मैं आपके ऊपर लगाऊंगी सेडिशन का क्लॉज। तो अगर आपने सुना है, राइट, आईपीसी के तहत सेक्शन 121 में, आई विल डिक्लेयर दैट यू आर डूइंग व्हाट इज नोन एज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। आप मेरे स्टेट के अगेंस्ट पे वॉर कर रहे हैं, राइट, और अगर आप मेरे स्टेट के अगेंस्ट पे वॉर कर रहे हैं, आई विल ट्राई यू एज अ देशद्रोह। मैं सेडिशन के तहत आपको अरेस्ट भी कर लूंगी, मैं आपको पिनलाइज भी कर दूंगी विद द फैक्ट कि आपने इंडिया का यूनिटी, इंडिया का इंटेग्रिटी और इंडिया का सोवरेनिटी इफेक्ट किया है। उसके बाद समझ लीजिए, आप आते हो, आप बोलते हो मुझे हार्मनी चाहिए इंडिया में, मुझे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड चाहिए इंडिया में, राइट, मुझे जो मेरे जितने डाइवर्सिफाइड लोग हैं इंडिया में, सारे के सारे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज के बीच में मुझे हार्मनी लाना है, मुझे इक्वालिटी लाना है। इसीलिए मुझे, मैं कोई हेट स्पीच अलाउ नहीं करूंगी। आई विल अलाउ नो हेट स्पीचेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। आप इलेक्शंस में खड़े हो रहे हो, वेल एंड फाइन, बट मैं आपको कोई हेट स्पीच नहीं करने दूंगी, राइट। आई विल नॉट अलाउ यू नथिंग, आई विल नॉट अलाउ यू एनीथिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस के वक्त भी अगर आपने किसी तरीके का भी कम्युनल हेट्रेड फैलाने का कोशिश किया, तो आई विल डिस्क्वालीफाई यू under the ROPA Act of 1951, under the section 123 of the ROPA Act of 1951, I will debar you from the elections। मैं आपको elections लड़ने से ही हटा दूंगी। Alright, ये हो गया first part। And to renounce practices derogatory to the dignity of India, ये part 2 पे आ जाओ भाई। तो भाई मैं section 376 निकालूंगी of the CRPC। मैं, आई विल नॉट अलाउ यू टू रेप अ वुमन। अगर आपने किसी लेडी को रेप किया, आई विल मेक श्योर दैट यू विल बी बिहाइंड द बार्स। अगर आपने किसी भी तरीके से कोई तरह का भी सेक्सुअल ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 354, राइट, अंडर सेक्शन 344, इफ यू डन एनी सेक्सुअल ऑफेंस, मैं वी विल प्रोसिक्यूट यू, वी विल मेक श्योर दैट वी मेक इट अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर बाय द वे आपने ऐसे प्रैक्टिसेस निकाले जैसे सती कर दिया, आप फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रोवाइड आप कर रहे हो, ये सब मेरे इंडियन वुमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट पे है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द नॉर्मल वुमन, right, and since it is against the dignity of the normal woman, I will, right, I will make sure, I will make sure that I am punishing you very very badly। ऑलराइट, सो हमने क्या देखा है कि भाई हमारे 3 एक्ट्स, मैंने अपनी 3 क्लॉजेस सेक्शन 51A का हमने देखा है, आर्टिकल 51A का। एक था
कि भाई अगर आप इंडिया का ऑनर को इफेक्ट करते हो, उनका फ्लैग कोड को इफेक्ट करते हो, करेक्ट, तो मैं क्या करूंगी कि मैं आपको ट्राई करूंगी, आई विल अपहोल्ड द यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मैं आपके खिलाफ करूंगी सेडिशन, राइट, आई टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, राइट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द दिस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, राइट, मैं आपको कोई हेट स्पीच नहीं करने दूंगी, कोई इलेक्शन नहीं करने दूंगी, किसी औरत के अगेंस्ट मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू एनी फॉर्म ऑफ रेप, नो फॉर्म ऑफ सती, नो फॉर्म ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स एंड रिवर्स, तो what I will, to protect my environment, I will take out the Environmental Protection Act of 1986. मैं निकालूंगी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, मैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाऊंगी, आई विल मेक द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन 2010। मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकालूंगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से मैं अपने सारे के सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करूंगी, आई विल टेक आउट व्हाट इज नोन एज द फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट, राइट, मैं फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट निकालूंगी, मैं अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगी, ऑलराइट, अपने एनिमल्स को, to have compassion for living creatures, what I will do is I will take out an act which is known as the Prevention of Cruelty to Animals Act, Prevention of Cruelty to Animals Act, and इस एक्ट को I will make it punishable by law, कि भाई अगर मैंने हाँ मैं इसको पनिशेबल कर दूंगी कि भाई अगर मैं ये देख लेती हूँ कि आप किसी भी जानवर को इफेक्ट कर रहे हो, किसी भी जानवर को मार रहे हो, तो आई विल ट्राई यू अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। अब एक बात बताइए, इसी एक्ट के तहत आई एम श्योर आप लोगों ने सलमान का ब्लैक बुक केस, तो आप लोगों को सब सलमान खान का ब्लैक बुक केस तो सबको पता ही होगा, तो आपको तो ये समझ में आ ही रहा है ना कि किस तरह से ये एक्ट आ रहे हैं। तो देखो भाई, मैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल मेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, I will make core areas. I will not allow anyone to enter into these areas. कोई मुझे फ्रीडम, मैं फंडामेंटल राइट के नाम पे इस एरिया में एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इंडिया को, यहाँ पर इंडिया के एसेट्स को आई एम प्रोटेक्टिंग व्हाट इज नोन एज द एसेट्स ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है सबको? आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड ओवर हियर। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए आता है अब नाउ वी हैव आई, राइट, तो ये आई क्या बोलता है हमें? आई बोलता है कि भाई आपको वायलेंस नहीं करना है। सेक्शन 302, अगर आपने किसी को मारा है, राइट, आई विल यूज एक्शन 300, आई विल यूज सेक्शन 302 फॉर यू, राइट। तो हमने ये क्या देखा है कि देयर आर 5 आर्टिकल्स, ऑलराइट, जितने भी ऑड नंबर्स वाले हैं, यानी व्हेन यू हैव ए, राइट, you have A, 1, C, E, G and I. ये जो पांचों हैं, नंबर 1 डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ सिंबल्स ऑफ इंडिया। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म याद दिला रही हूँ ताकि आपको याद रहे। नंबर C डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। E डील्स विथ द ब्रदरहुड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, कि मैं सबके बीच भाईचारा बढ़ाऊंगी, राइट, मैं औरतों को दुख नहीं उठाने दूंगी। Then we have G, which talks about the wildlife of India, and finally we have I, which talks about prevention of violence. All right. Finally हम क्या देखते हैं कि 86 Constitutional Amendment Act भी आया था, right, and it provides opportunities for education by the parent, the guardian to his child or a ward between 6 to 14 years of age. अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप क्यूबेक चले जाते हो, ऑलराइट, क्यूबेक जाते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल। अब क्यूबेक में क्या होता है? क्यूबेक इज अ प्लेस इन कनाडा, ओके, और यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आपका बेयर अटैक होता है, लॉट ऑफ बेयर अटैक्स ओवर हियर। आप लोगों ने बड़े बड़े होते हैं ना, भालू के अटैक्स होते हैं यहाँ पे। तो क्यूबेक में इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द सिटीजन्स और द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं आपके कनाडा के, जितने भी सिटीजन्स हैं क्यूबेक के, उन्हें बोला जाता है कि आप अपनी गाड़ी जो है ना, जब लॉक करते हो तो मेक श्योर कि आपकी जो गाड़ी की चाबी है ना, दैट इज ऑलवेज देयर इनसाइड द कार,
यानी कि जैसे हम इंडिया में नहीं करते कि हम अपनी गाड़ी को बड़ा टाइटली बंद करते हैं, बंद करके चाबी एकदम लेकर अपने घर पे आते हैं, घर पे लाके सामने में सजाते हैं। क्यूबेक में ये सिनारियो नहीं है। क्यूबेक में ओपनली बोला हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो और आपकी गाड़ी वहां पे रहती है, तो आपको अपने गाड़ी की जो चाबी है, आपको उस चाबी को गाड़ी में ही छोड़ देना होगा। क्योंकि अगर बाई द वे समझ लीजिए किसी बैर ने किसी इंसान के ऊपर अटैक किया, तो ये इंसान दौड़ते हुए इस गाड़ी के अंदर आ सकता है, बैठकर वो गाड़ी चला के वहां से भाग सकता है, वरना वो बैर तो ऑब्वियसली उसे मार खा जाएगा। सो इंडिया में, ठीक है, एक इसी टाइप का केस हुआ था। ऑलराइट, इसी टाइप का केस हुआ था जिसमें बोला गया था कि इंडिया में ये जो बच्चे हैं, आप लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो निकाला है, बट आपने इस चीज के लिए कोई तरह का हेल्प नहीं किया है लोगों को, बच्चों को, ताकि वो अपना एजुकेशन पा पाए। तो ये जो केस हुआ था, दिस वाज नोन एज द परमानंद कतारा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। परमानंद कतारा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में परमानंद कतारा करके एक इंडिविजुअल ने एक पीआईएल डाला था, द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि भाई देखो, जब भी बाय द वे कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किसी को हेल्प करता है, करेक्ट, इफ देयर इज एन इंडिविजुअल, समझ लीजिए रोड में एक एक्सीडेंट होता है, आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल, करेक्ट, कि भाई रोड में एक आपका किसी इंसान का मर्डर हो जाता है, करेक्ट, किसी इंसान का एक मर्डर हो जाता है, आई टेल यू सिंपल एग्जांपल। तो या कोई इंसान है ना रन ओवर हो जाता है, तो यूजुअली इंडियन क्राउड क्या करती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अगर इसमें रहोगे तो बहुत ज्यादा फसान में फंसोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। तो परमानंद कतारा केस में सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में ये बोला गया कि भाई देखो, यू आर नॉट सपोज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पुलिस को कि यू आर नॉट सपोज टू हैरेस एनी हेल्पर्स, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसे हैरेस करोगे तो ऐसे लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे। अब अगर आपको और एक चीज याद है, हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में देखा था कि जैसे बाहर से कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है, करेक्ट, उसे एक्सीडेंट हो चुका है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं पहले फॉर्म भरो, उसके बाद ही मैं आपको छू सकता हूँ, बिकॉज लीगल नॉर्म्स तो यही बोलता है। तो परमानंद कतारा केस में बोला गया कि देखो, नंबर 1, हेल्पर्स को डिस्टर्ब मत करो, एंड नंबर 2, कोई मेडिकल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर किसी ने कोई एक्सीडेंट फेस किया है, तो वो इंसान जो है किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जा सकता है, और इस इमरजेंसी वार्ड में उन्हें आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना होगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। यू हैव टू गिव दिस पर्सन एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, ताकि इस इंसान की जान बच जाए। सो व्हाट वी अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर कि लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, करेक्ट। सो ये जो हमारा परमानंद कतारा केस था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सच केस जो लोगों को उनकी ड्यूटीज करने के लिए अर्ज कर रहा था। सो इफ यू अंडरस्टैंड, यूजुअली वी यूज्ड टू अवॉइड ऑल दिस, मेडिकल स्टाफ जो थे वो लोगों के तरफ कंपैशनेट नहीं हो पाते थे, बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो ऑलरेडी हमारे नॉर्म्स पे था। बिकॉज ऑफ दिस हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट था उसने परमानंद कतारा केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीजों से कंप्लीटली मना कर दिया। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे, जो बाकी हमारे ऑड नंबर्स तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, यानी ए, सी, ई, जी एंड आई, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब जो बाकी के बचते हैं, चलिए उन्हें कवर कर लेते हैं। तो ये जो हमारे सारे थे, ये पीनलाइजिंग वाले थे, करेक्ट, यानी कि ये आपको सजा दिलवा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपको सजा दिला सकते हैं। इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे बाकी के 5, यानी कि जो हमारे वो थे जो नॉर्मल थे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि हमें हमारे जितने भी पुराने गुरु हैं, से गांधी जी, नेताजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस, कोई भी इंसान हो, हमें इन सारों का, हमें ऐसे प्रतिमा स्थल बनाना चाहिए, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, करेक्ट, हमें इनके बारे हमें इनके जितनी भी चीजें हैं इसे हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए, हमें फॉरवर्ड जनरेशंस को हमें देना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री
एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि भाई इंडिया में भी कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम हो सकता है। जब ऐसा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि हमें लोग चाहिए लड़े, तो उस समय पे आपका ड्यूटी है, यू विल बी फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट कि आपको आना है और आपको इंडिया को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करनी है, राइट? अच्छा, अब आपको हमारा रिच कल्चर जो है, कॉम्पोजिट कल्चर, उसको प्रिजर्व करना है, आपको साइंटिफिक टेम्पर बनाना है, ह्यूमनिज्म करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करना है, रिफॉर्म करना है, राइट? आपको रिसर्च करना है, आपको चेक करना है किस तरह से सारी चीजें होती हैं, एंड फाइनली आपको ये कोशिश करना है कि हम सारे के सारे स्फीयर्स में अच्छा कर पाए, हमें अचीवमेंट हो पाए, हमें एंडियरमेंट हो पाए। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस इतना याद रखिएगा कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को दो पार्ट्स में बांट देने हैं, एक है ऑड, एक है इवन। ऑलराइट, जो ऑड वाले हैं ए, सी, ई, जी, आई एंड के, ये हमारे ऑड वाले हैं, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, पिनलाइज करते हैं। बाकी के जो सारे हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर, इवन वाले जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये हमें पिनलाइज नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो विद दैट सेड हम अपने आज के सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं, मगर एक फाइनल चीज आपको बता दूं कि ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दे वर नथिंग बट अ पॉलिटिकल टूल। क्या थे ये? एक पॉलिटिकल टूल थे, जिससे सिटीजन्स को उनको रिमाइंडर्स दिया जा सकता है, और इस रिमाइंडर्स के थ्रू हम क्या समझते हैं कि सिटीजन्स जो है वो भी खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। सिटीजन्स जो है दे ऑल्सो फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एंड इन अ वे these fundamental duties are strengthening our democracy. All right, so guys, that said, we have come to the end of today's class. I hope you enjoyed the session. Have a great day. Bye bye.